जो इंडिया अलायंस है, ये लोग कहीं धनखड़ जी के बीच में रख के कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी, कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे थे क्या, कि जिससे मोदी सरकार अस्थिर हो जाए, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो जेडीयू और जो दक्षिण के उनके सपोर्टर हैं चंद्रबाबू नायडू नायडू साहब नायडू साहब को ये क्या उकसाया जा रहा था इनके माध्यम से कि भाई वो अलग हो जाए सरकार से? सर, एक डेवलपमेंट हुआ, मुझे ये नहीं पता कि क्या उकसाया जा रहा था, लेकिन क्या हुआ आपको याद हो कि पहले धनखड़ साहब विपक्षी सांसदों के खिलाफ बहुत हमलावर हुआ करते थे और सस्पेंड भी बहुत सारे लोगों को किया, 100-125 लोगों को सस्पेंड किया एमपीज को अलग अलग सेशन में। और आपको याद हो कि विपक्ष हमेशा ही उनको हमला करता रहता था और कहता था कि बीजेपी के ही सभापति हैं, ये है वो है। और दिसंबर में वो लेकर आ गए थे उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी, उनको हटाने के लिए महाभियोग जैसा भी मोशन लेकर आ गए थे, जो फिर सरकार के उस पर और हरिवंश जी ने उसको खारिज कर दिया। उसके बाद डेवलपमेंट हुआ कि शायद धनखड़ जी को लगा कि भाई आप उपराष्ट्रपति भी है, सभापति भी है, तो उनके साथ भी आपको आगे बढ़ना चाहिए, केवल कन्फ्रंटेशन के मोड में नहीं रहना चाहिए। वहां से वो बात शुरू हुई और फिर वो बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंची, क्योंकि ये बात के लिए वार्न किया गया उनको कि ये जो मुलाकातें हैं ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर वो अपने मूड में आ गए, उन्होंने कहा बताया कि भाई मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं, सभापति हूं राज्यसभा का, किससे मुझे मिलना है किससे नहीं मिलना है ये आप तय नहीं करेंगे। फिर ये भी बताया गया कि अभी जो सबसे लेटेस्ट हुआ, अरविंद केजरीवाल साहब की मुलाकात हुई, तो मुझे बताया गया कि अरविंद केजरीवाल साहब को वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस से मैसेज गया कि आप आ जाइए मिलने। केजरीवाल साहब ने टाइम सीक नहीं किया था, ऐसी जानकारी है, जो भी कंफर्म मुझे नहीं पता। और फिर केजरीवाल साहब वहां पर उनसे मिलने गए तो उनका तुम राज्यसभा में क्यों नहीं आ जाते, तो उसने कहा भाई अभी उन्होंने कहा कि अभी हमारे पार्टी ने ये मत नहीं बनाया है और मैं राज्यसभा नहीं है। बोले कि आप आ जाएंगे तो लोकसभा में राहुल जी रहेंगे, राज्यसभा में आप हो जाएंगे, तो अच्छे स्पीकर और अच्छे ऑडिटर रहेंगे। ये सारी बात हुई और इसके बाद भी सरकार ने उस पर नाराजगी जाहिर की, खासतौर से केजरीवाल जी की मुलाकात को लेकर। ये सरकार के लोगों का कहना है। अब हमें तो पता नहीं रहता ना कि कौन किससे क्या बात कर रहा है। और जो सोमवार की शाम को सरकार के एक बड़े मंत्री की फोन पर धनखड़ साहब से जो बात हुई है, वो बिल्कुल फ्लैश पॉइंट पर उसने उसको पहुंचा दिया। क्या बात हुई? मतलब कहा होगा कि ये ठीक नहीं है, जो भी बात हुई है फोन पर 10 मिनट, करीबन 9-10 मिनट बात हुई है और बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बात हुई है। अब जो इस सरकार में साफ साफ शब्दों में बात करते हैं वो साफ साफ तरीके से बात करते हैं। वो क्या कहते हैं, खुला खेल फर्रुखाबादी। खुला खेल फर्रुखाबादी। तो मुझे लगता है उन्होंने कह दिया होगा कि ठीक है, अब आपको जैसा ठीक लगे। कई बार होता ना कि आप इस नाराजगी तक पहुंच जाते हैं कि भाई ये मेरे से नहीं होगा, तो आप कहते थे अच्छा ठीक है, जैसे चैनल्स में अखबारों में भी होता है, कोई बात पर अड़ जाते हैं, कोई अड़ गया तो आप कहते भाई ये नहीं चलेगा, तो कहते नहीं चलेगा तो ठीक है ये आपकी मर्जी है। मतलब ये कहने की वजह कि आप छोड़ दो, आप कहते हो कि आपकी मर्जी है, जो आपको करना है करिए। क्योंकि मैं इसको एक चीज और जोड़ता हूं सर, सॉरी टू से, कि जो कहा गया कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया गया, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि कोई भी कारण हो सकता है इस इस्तीफे का स्वास्थ्य के अलावा, ठीक है। अब इसको सब्सटेंशिएट कैसे करते हैं कि वो शाम को 7 बजे तक, 6:30 बजे तक उन्होंने कांग्रेस के लीडर्स के साथ बैठक की है। 23 तारीख का जयपुर का कार्यक्रम है, उससे पहले 22 तारीख को दोपहर में 1 बजे बीएससी की मीटिंग रखी है, ठीक है। यहां तक ये बातचीत, मतलब सारे कार्यक्रम पहले से हैं, यदि उन्होंने उससे, तो ये उस मीटिंग के बाद कुछ तय हुआ जिसमें एक, और फिर वो अनशेड्यूल्ड मीटिंग में, अनशेड्यूल्ड को ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति जी को बिना बताए वो राष्ट्रपति भवन पहुंच जाते हैं 8:30 बजे, और 10-15 मिनट उन्हें इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन में वो संवैधानिक पद पर हैं, उपराष्ट्रपति, इसलिए उनको रोक नहीं सकता कोई, आप नहीं जाते। लेकिन वहां पर उनके एडीसी भी नहीं है, वहां पर कोई और सहयोगी भी उनके नहीं है। फिर वो बैठे हैं 10-15 मिनट, फिर उस एडीसी साहब आए हैं, फिर एडीसी ने राष्ट्रपति जी को मुलाकात करवाई और फिर राष्ट्रपति जी को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। वहां पर उनके फोटोग्राफर भी नहीं थे, ऐसा बताया गया, और इसलिए आपको ध्यान हो कि उपराष्ट्रपति जी के इस्तीफे देने की कोई फोटो बाहर नहीं आई है। नहीं तो ऐसा नहीं होता कि कोई फोटो, जो भी लोग मिलने जाते हैं वहां राष्ट्रपति और कोई इस्तीफा देने जाएगा उपराष्ट्रपति,
तो उसकी फोटो तो रिलीज करेंगे ही, लेकिन फोटोग्राफर भी नहीं थे तो वो फोटो भी वहां से रिलीज नहीं हुई। अगले दिन तो सुबह सुबह हरिवंश जी की फोटो आपने देखी होगी अच्छे गुलदस्ते के साथ। जी जी जी। तो ये अनशेड्यूल्ड तरीके से मीटिंग हुई है। और उसके बाद रात को एक वरिष्ठ मंत्री के घर पे 4-5 मंत्री और संगठन के 3-4 बड़े लोग मिलकर सारी बातों पर बातचीत हुई क्या कि आगे बात? क्या करना है। और इसीलिए इमीडिएट ये हुआ कि उनका इस्तीफा सुबह स्वीकार कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने उसके लिए आगे, होम मिनिस्ट्री ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने भी तैयारी शुरू कर दी इलेक्शन की। और ये भी मौका नहीं दिया गया कि भाई वो विदाई भाषण दें या उनका कोई फेयरवेल हो। आज 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 ही वहां पर राज्यसभा के 5 सांसद रिटायर हुए, उन सब ने विदाई भाषण दिया। कल शायद उनका वो है फेयरवेल, लेकिन उपराष्ट्रपति जी का फेयरवेल नहीं है। तो नहीं, तो ये सब चीजें तो यही तो रिडल है कि ऐसी हड़बड़ी क्या थी कि दूसरे सुबह का इंतजार नहीं किया गया, अगली सुबह का इंतजार नहीं किया गया। यही मैं कह रहा हूं ना कि अब कोई ना कोई ऐसी बात तो है जो अब इस बात के लिए मैं 2 चीजें और समझता हूँ कि दोनों के बीच में, मतलब बीजेपी टॉप लीडरशिप या सरकार की टॉप लीडरशिप और धनखड़ साहब के बीच में कोई ऐसी बात हो गई कि अब वो बात दोनों में से कोई एक बोलेगा तो सामने आएगी कि क्या बड़ी बात थी या बड़ा कारण था। लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ कि हो सकता है कि दोनों लोग इस पर ना बोले। कई बार ऐसी चीजें होती है ना कि दोनों के पास कोई कारण होता है नहीं बोलने का और बोलने का। ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि धनखड़ साहब जो सरकार विरोधी तत्वों को इकट्ठा कर रहे थे, तो आपको लगता है कि ये अब थम जाएगा उनके त्यागपत्र से या चीज और आगे बढ़ेगी? असंतोष नहीं, असंतोष से कोई फर्क बहुत पड़ने वाला नहीं था। असंतोष क्या, अब नए उपराष्ट्रपति आ जाएंगे, वो तो इतनी हिम्मत नहीं करेंगे। नहीं, और लोग तो फिर से रिग्रुपिंग करेंगे। धनखड़ साहब राजनीति में तो रहेंगे ही। रहेंगे, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा काम हो पाएगा। मैं सर फिर से कह रहा हूं कि मतलब वो भी एक कारण है, ये रीग्रुपिंग और गवर्नमेंट के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी ये सब। लेकिन कुछ और बड़ी बात है सर, आपने तो इतना इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म किया है, जो दिखता है उसके अलावा ही कुछ होता है ना। हाँ, ये सही बात है। तो अच्छा, ये वो तो रीग्रुपिंग भी एक कारण है। रीग्रुपिंग भी एक कारण है। तो अच्छा, ये आपको क्या लगता है कि जो नागपुर और दिल्ली के बीच में अटका हुआ है गतिरोध है, वो सुलझेगा? सुलझेगा, लेकिन टाइम लग रहा है उसमें, बहुत मुश्किल हो गया, थोड़ा सा फंस जाता है। वो भी ईगो इशू जैसा मुझे लगता है, क्योंकि इतने समय नहीं लगना चाहिए था। कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि इतना समय, और ये बिना उस गतिरोध के नहीं रुका हुआ है। और इसके साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। अध्यक्ष का फैसला होगा, मंत्रिमंडल में फेरबदल रुका हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले अमित शाह जी ने कहा था, करीब करीब 20-25 दिन पहले, कि 21 जुलाई जब ये संसद का सत्र शुरू होगा उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको मिल जाएगा नया। वो नहीं मिला। फिर अध्यक्ष के साथ साथ मंत्रिमंडल में बदलाव होना था, क्योंकि ये 5 राज्यों के जो चुनाव होने हैं, तमिलनाडु, केरल, बिहार, असम का, उसको भी ध्यान में रखना था। तो वो काम भी नहीं हो रहा है, मंत्रिमंडल में फेरबदल होना था। और जो अध्यक्ष के, देखिए 4 राज्य है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है और कर्नाटक है और त्रिपुरा। त्रिपुरा छोटा छोड़ दीजिए, लेकिन ये 3 बड़े राज्य हैं जिनके अध्यक्ष का फैसला अभी तक नहीं हो पाया। और सोचिए, आप गुजरात का भी प्रदेश अध्यक्ष तय नहीं हो पाया। आप लखनऊ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए कह सकते हैं कि भाई योगी जी और दिल्ली में कोई खटपट हो सकती है, ये कहा जा सकता है ना एक कारण। लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा गुजरात में भी नहीं हो रहा, कर्नाटक में भी नहीं हो रहा। नहीं, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब है कि सत्तारूढ़ दल में कुछ, ये केवल भागवत जी और मोदी जी के बीच में नहीं है, कुछ ज्यादा कुछ चीजें ज्यादा बढ़ रहा है। उसको यूं भी समझिए ना कि 240 पर जब आप पहुंच जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो चुप है, और कितने समय तक कितने लोग चुप रह सकते हैं। इसको मैं दूसरे उदाहरण से बात करता हूं कि 2004 से 2014 तक यूपीए की गवर्नमेंट रही थी, ठीक है। उसके बाद G23 ग्रुप बना कांग्रेस का, जिन्होंने विरोध किया। और उस 23 ग्रुप में वही लोग थे जो उस सरकार की चौकड़ी में थे, ठीक है। लेकिन वो क्यों नहीं बोले, है ना? बेनिफिशियरी थे। हाँ,
लेकिन वो लोग क्यों नहीं बोले? क्योंकि तब तक सरकार थी। सरकार होती है तो आपके पास बहुत सारी संभावनाएं होती है। जब सरकार चली जाती है तो बहुत सारे कारण फिर आपके पास खुला होने का कारण मिल जाता है। उसमें से कोई ऐसे लोग नहीं जिन्होंने मलाई नहीं खाई हो। यदि उस ग्रुप को देख लें तो वो सारे लोग वही हैं। और अब यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है कि आपको अध्यक्ष नहीं बनाया गया, आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया या मंत्री नहीं बनाया गया, जिन लोगों को हटाना है। अब आप सोच लीजिए ना, छोटी छोटी सी बातें होती है, कैसे सिमर कर रही है, बारीक चीजें हैं, ये गंभीर हो रहा है, जिसको शायद हो सकता है पार्टी समझ ही रही होगी कि टी राजा सिंह का इस्तीफा हो गया तेलंगाना में, यदि आपको याद हो। उनको वो बड़े एग्रेसिव हिंदू लीडर बीजेपी के हैं, उनको सस्पेंड कर दिया था, फिर आपने उनको ले लिया दोबारा, और उसके बाद अध्यक्ष बदला तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बीजेपी ने उनकी परवाह नहीं की। बीजेपी ने परवाह नहीं की वो तो ठीक है, लेकिन कोई एक एमएलए वहां पर इस्तीफा दे देता है, ये छोटी बात नहीं है। ऐसा आपने पिछले 10 साल में नहीं देखा होगा। तो ये जो परवाह नहीं है करना, ये तो धीरे धीरे अगर आप सबकी परवाह नहीं करते जाएंगे तो फिर तो आगे भारी पड़ना ही है। हो सकता है, हो सकता है, लेकिन जब इंदिरा गांधी रोज चीफ मिनिस्टर बुला के दिल्ली में मुंबई से बदल देती थी तो तब थोड़ी लगता था। हाँ, लेकिन इंदिरा गांधी, ये भी आप याद कीजिए कि 1971 में इतना भारी विजय, बांग्लादेश का उदय, और कथित रूप से दुर्गा प्रचंड, लेकिन 74 तक आते आते क्या हुआ आप देखिए, उनके खिलाफ इतना बड़ा। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। इसी का मैंने एक मित्र ने उदाहरण दिया कि भाई आप ये उपराष्ट्रपति जी के लिए कह रहे हैं, 1969 को याद कीजिए, जब बीबी गिरी को राष्ट्रपति बनाना था, उपराष्ट्रपति से इस्तीफा देकर बीबी गिरी को इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रपति बनाया। तो मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद कांग्रेस का क्या हुआ वो भी तो देख लीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो क्या होगा? अभी तो बीजेपी में बहुत सारे लोग ऐसे, जो आप कह रहे हैं कि मलाई खाने के लिए या फायदा लेने के लिए आए हुए हैं, जो ओरिजिनल बीजेपी के नहीं है। अभी ये 240 से घट के 200 पे आ जाते तो हो सकता है वही, उसमें से बहुत सारे लोग और कूद के भाग इसीलिए अब ये जो उपराष्ट्रपति को लेकर चर्चा हो रही है कि नामों की, तो ये एक राइडर एक तरह से चल रहा है कि भाई अब जो हो वो बीजेपी का कोर आदमी होना चाहिए। धनखड़ साहब तो बीजेपी के कोर आदमी नहीं है ना, सतपाल मलिक साहब बीजेपी के कोर आदमी नहीं है भाई। गुलाबचंद कटारिया, आनंदी बेन या और जो लोग हैं, क्या नाम है उनका, देवव्रत है, आचार्य देवव्रत है, वो तो इस तरह का बिहेवियर नहीं करेंगे ना। ये संभावित नाम है उपराष्ट्रपति के लिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो सब नाम है, जो मैं एक बिहेवियर की बात कर रहा हूँ कि बीजेपी का कोर कैडर का बिहेवियर, लॉयल लोग हैं। हाँ, लॉयल लोग हैं। और लॉयल का मतलब उनको हटा भी दिए गए तो भी वो एकदम आपको रिएक्ट नहीं करते हैं, वो फर्क है। तो इसलिए अभी ये कोशिश हो रही है कि बीजेपी के ही नाम कोई तय हो, बाकी तो पता नहीं कि क्या हो सकता है, इस सरकार में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये जो कुछ सब हो रहा है पर्दे के पीछे से, उसमें नितिन गडकरी का भी कोई एंगल है? अध्यक्ष न बन पाना या बहुत सारे निर्णय न हो पाना, नितिन गडकरी जी का भी कोई एंगल होगा? नहीं, वो जिस तरह से रहते हैं वो इतना रह रहे हैं, यही काफी है, इतना बोलते नहीं, वो हैं। भी उसके बाद भागवत जी को वो भी तो कुछ ब्रीफ करते होंगे ना? करते होंगे ना, करते होंगे, इसलिए बने हुए भी है ना, बोल के भी लेकिन आप बने हुए। इसका दूसरा पक्ष भी देखिए कि इतना सीनियर मिनिस्टर सीसीएस में नहीं है। मैंने ये सवाल कही भाई, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जब आप 12th में अच्छा पास हो जाते हैं तो अच्छे कॉलेज में जाते हैं ना, ये 12th में ही रहेंगे। हाँ, भाजपा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अच्छी परफॉर्मेंस भी है। भाजपा अध्यक्ष अकेले है, वो वन ऑफ द भाजपा अध्यक्ष बेस्ट अकेले हैं मिनिस्टर्स, सर। वन ऑफ द भाजपा बेस्ट अकेले मिनिस्टर। अध्यक्ष है, वो आप नोट कर लीजिए इस बात को कि अकेले भाजपा अध्यक्ष है जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं है, फॉर्मर प्रेसिडेंट। राजनाथ जी हैं, अमित शाह जी हैं, नड्डा जी हैं, नड्डा जी तो खैर अभी अध्यक्ष हैं। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है उसमें अकेले नितिन गडकरी जी नहीं है, और सीसीएस में भी नहीं है। सीसीएस सरकार की दोनों बॉडी सुप्रीम है, सीसीएस सरकार की सुप्रीम बॉडी है और पार्लियामेंट्री बोर्ड संगठन का सुप्रीम बॉडी है, दोनों में नितिन जी नहीं है। तो क्या गडकरी भी चर्चा नहीं करता, आगे कुछ अगर फेर बदल होता है तो क्या गडकरी जी भी एक विकल्प बन सकते हैं, रैलिंग पॉइंट? किसी पॉइंट पर नहीं,
रैलिंग मतलब पॉइंट। कोई बड़ा बदलाव कुछ होगा तब की अलग बात है, इस व्यवस्था में नहीं होगा कोई। मतलब सारे तो घर के बदल डालेंगे आप तब तो फिर अलग बात है। तो अभी मोदी जी को कोई चिंता नहीं है, आराम से दौरे करें वो मालदीव और इंग्लैंड को। हाँ, उसमें कोई परेशानी नहीं है। वो बड़ा काम है, वो भी बड़ा काम है। एफटीए का एग्रीमेंट करने के लिए गए हैं प्रधानमंत्री जी। अभी सब मुझे लग रहा है कि उनको लग रहा है कि अंडर कंट्रोल है सब। ये उनको चलता लग रहता है रहा थोड़ा है बहुत। कि अंडर कंट्रोल है या नहीं, हाँ, ये तो अब टाइम ये तो बताएगा। नहीं पता। हाँ, हाँ, चलिए, चलिए इसी नोट आप पे मैं बताइएगा कि यूपी में क्या खबर हो रही है, कुछ हमें बता दिया कीजिए, क्योंकि यूपी जी लखनऊ भी बहुत परेशान करता है दिल्ली को। हाँ, बिल्कुल हमें पता चलेगा, जरूर बताएंगे कि दिल्ली में क्या निर्णय हुआ लखनऊ के बारे में। बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपके साथ, थैंक थैंक यू, आपको आपको टाइम दिया आपने, शुक्रिया। यू।